हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन के लेक्चर्स चल रहे हैं और उसमें नेक्स्ट वीडियो हम आज आपको दे रहे हैं। और ये आपका यूनिट नंबर सेकंड में तीसरा वीडियो है। और इसके बाद बस एक वीडियो और होगा और यूनिट नंबर 3 आपकी यूनिट नंबर सेकंड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप ध्यान से इसे पूरा सुने। 5 नंबर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ऐसे टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे आप हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स भी हैं इसमें जो एक एक नंबर में अलग से भी इंपॉर्टेंट हैं, और जनरल नॉलेज के भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो ये इसको ध्यान से इसलिए समझने की ज़रूरत है क्योंकि आप अगर इसको 100% तैयार करेंगे तब जा करके आप उम्मीद करें कि एग्जाम में आप 60% लिख पाएंगे। और एक एक नंबर के क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी पॉइंट उठा करके आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है। इसलिए आप इसको पहली बार में बिल्कुल ढंग से पढ़ें। और नोट्स मैं बता दूं आपको कि किसी भी बुक में जो है वो पूरी तरह से 100% नहीं दिया हुआ है, तो ये मिक्स करके बनाए गए हैं नोट्स। तो आप इन नोट्स को ही स्टडी करें और फिर उसके बाद अपना जो भी बुक खरीदिए उसमें देख लें कौन सा कोई चीज़ अगर रह गई है तो वो उसे उससे तैयार कर लें, अदरवाइज आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। ये नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे छात्र विशाल सविता का, जो लखीमपुर के रहने वाले हैं और फिलहाल जो है वो गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर में पढ़ रहे हैं। और उनको और हम जो है डिस्कशन करके तब ये नोट्स बनाते हैं और फिर आपके लिए ये क्लास बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हम जिस यूनिट का जो नाम है हमारा सेकेंड यूनिट का, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम एक्ट 2001, उसी वही आर्टिकल हमें आज पढ़ना है। देखिए, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 और ऊर्जा आरक्षण अधिनियम 2010, इसी में कुछ सुधार किए गए थे, संशोधन किया गया था और वो 2010 में किया गया था। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें मिलाकर के एक तरह से पढ़नी है। इसकी हमें प्रमुख विशेषताएं और उनकी महत्व, ये सब हमें देखना है। Salient features of Energy Conservation Act 2001 and Energy Reservation Amendment Act 2010 and its importance। तो जो आपको यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन एक तो मिलता है क्या, कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 2001 में आया था। और फिर इसमें संशोधन कब हुआ, तो 2010 में हुआ। अब इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों लाना पड़ा, क्या इसकी खासियत है, क्या क्या इसके अंदर काम किए जाते हैं, सारी चीजें देखेंगे। देखिए, उच्च ऊर्जा बचत क्षमता और इसके लाभों की पृष्ठभूमि के साथ मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना, ऊर्जा की बचत के माध्यम से पर्यावरण उत्सर्जन को कम करने तथा इस बाधा को दूर करने के लिए भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 जारी किया है। मतलब ऊर्जा के में बचत हो पाए, उच्च ऊर्जा बचत क्षमता हो, इसके लाभ हैं और इसी लाभ को पाने के लिए मांग और आपूर्ति के बीच अंतर, मांग ज्यादा है आपूर्ति कम हो पा रही है, तो कैसे मैनेज किया जाएगा, ठीक है ना। ऊर्जा की बचत ये सब कैसे करी जाएगी, तो इन सब में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करने के लिए ये अधिनियम जो है वो जारी किया गया है। देखिए, अगर हम किसी से ये कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, कोई नहीं सुनता है आज की दुनिया में। जब तक हम उसके लिए कोई दंड का प्राविधान नहीं करेंगे, कुछ ऐसे नियम कानून नहीं बताएंगे कि हाँ भाई तुमने ये ऐसा करके ये नियम तोड़ दिया है, अब तुम्हें दंड मिलेगा, तब तक आदमी जो है नहीं डरता है। तो इसलिए मतलब मान लिया सरकार कहती रही होगी पहले कि कोयला कम, वो उत्सर्जन कम करो, कंपनियों में ऐसी चीजें लगाओ कि उत्सर्जन कम से कम हो, पोल्यूशन कम से कम हो, लेकिन कोई नहीं सुनता होगा। तो इसलिए जो है वो एक अधिनियम जो है 2001 में लाया गया। इस अधिनियम के तहत ऊर्जा दक्षता चालन, एनर्जी इफिशियंसी ड्राइव शुरू करने के लिए जरूरी कानूनी ढांचा तथा किसी संस्था की व्यवस्था करना है। मतलब एनर्जी इफिशियंसी कैसे लाई जाएगी, उसके लिए कानूनी रूप से एक बाध्यता लाई जाए सबके लिए, और एक कोई ऐसी संस्था बनाई जाए, इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो ये सब काम करे। अब ये क्या क्या करता है, तो अधिनियम जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ऊर्जा के कुशल उपयोग को सुविधाजनक बनाने और लागू करने का अधिकार देता है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास ऐसी शक्तियां होंगी कि वो जो है ऊर्जा के कुशल उपयोग और मतलब सुविधाजनक उपयोग को जो है वो लागू कर सके। ऊर्जा गहन उद्योगों, प्रतिष्ठानों और वाणिज्यिक भवनों को नामित उपभोक्ताओं के रूप में सूचित करता है। मतलब जो उद्योग हैं, प्रतिष्ठान हैं,
और जो ऐसे भवन हैं जिसमें कमर्शियल हो रही है चीज़ें, जैसे मान लिया सपोज करिए किसी बैंक को दे दिया आपने बिल्डिंग, अब वो बैंक उसके अंदर जो है वो दर्जनों एसी लगाए हुए है ना, ऊर्जा कंज्यूम कर रही, तो ये वाणिज्यिक भवन की कैटेगरी में आएंगी इस तरह की बिल्डिंग्स। उनको नामित उपभोक्ताओं के रूप में सूचित करता है कि ये उपभोक्ता मेन मेन वाले उपभोक्ता हैं। घरों में तो देखिए ज्यादा खर्चा नहीं होता है, ये मेन खर्चे जो इन्हीं जगहों पे होते हैं, मॉल्स हो गए देखिए, है ना, इन चीजों में सॉरी। और नामित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की खपत के मापदंडों और मानकों को निर्धारित करता है कि ऐसे जो कंज्यूमर्स हैं वो किस किस तरह से जो है वो एनर्जी खपत करेंगे, ताकि ऊर्जा के बचत हो सके, एनर्जी मैनेजमेंट हो सके, एनर्जी कंजर्वेशन हो सके। तो ये चीज जो है वो अधिनियम करता है। अब बात आती है अधिनियम को समझने से पहले उसके अंदर जो परिभाषाएं, उसके अंदर जो वर्ड्स, नए नए वर्ड्स दिए गए हैं, उनके मतलब क्या क्या हैं। डेफिनेशंस एज आउटलाइंड इन द एक्ट। तो एक्ट में जब होता है तो कई बार मतलब जो है भाषा उसकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो इसके लिए जो है हमें कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन है इमारत, बिल्डिंग क्या होगी। इमारत जो है वो किसी भी संरचना या निर्माण को, या संरचना या निर्माण के हिस्से को कहते हैं जिसको ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से संबंधित नियमों के बाद अधिसूचित किया गया हो। ठीक है, इसमें 10 किलोवाट या 120 किलो वोल्ट एम्पियर केवीए मतलब, और उससे अधिक के अनुबंध मांग का भार इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मतलब एनर्जी कंज्यूम वही मानी जाएगी लगभग लगभग जो है वो 10 किलोवाट या फिर 120 केवीए या उससे अधिक का लोड जो है सैंक्शन हो। जैसे आपके घरों का लोड जो है वो 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का ऐसे होगा ज्यादा से ज्यादा। बहुत अगर बड़ा घर है या एसी के पॉइंट्स लगे हुए हैं तो 3 किलोवाट या 5 किलोवाट तक का लोड होता है। लेकिन जब 10 किलोवाट वगैरह के लोड ऊपर जाने लगता है तो उस केस में फिर उसको जो है वो बिल्डिंग कहेंगे। जैसे मान लिया सपोज करिए गेहूं पीसने की चक्की लगा रखी है किसी ने अपने घर में, तो वो उसमें बिल्डिंग में कंसीडर किया जाएगा, इमारत में कंसीडर किया जाएगा कि यहाँ पे ऊर्जा का अच्छा खासा उपयोग होता है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, नामित एजेंसी क्या होती है। डेजिग्नेटेड एजेंसी। नामित एजेंसी का मतलब एक ऐसी एजेंसी है जो राज्य के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों का संबंध, विनियमन और प्रवर्तन करती है, कोऑर्डिनेट्स करती है, रेगुलेट्स करती है और एनफोर्स करती है। मतलब कि हाँ भाई सब लोग इसकी बात को मानेंगे, तो ये एजेंसी है कहलाती है। फिर नामित उपभोक्ता, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर क्या होता है। ऊर्जा के किसी भी उपयोगकर्ता या ऊर्जा के उपयोगकर्ताओं के वर्ग को नामित उपभोक्ता कहते हैं। फिर उसके बाद डेफिनेशन आती है ऊर्जा क्या होती है। जीवाश्म ईंधन, परमाणु पदार्थ या समगति हाइड्रो बिजली से प्राप्त ऊर्जा, सामग्री, सॉरी ये सामग्री लिखा हुआ है। हाइड्रो बिजली से प्राप्त ऊर्जा का कोई भी रूप और पिंड से जुड़े ऊर्जा या बायोमास के नवीनीकरण स्रोतों से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा या बिजली को ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि शहरों में और ये इस तरह से उद्योगों में जो है वो सीधे डायरेक्ट बिजली ही कंज्यूम होती है। जीवाश्म ईंधन जैसे जो आपका पेट्रोल वगैरह हो गया वो परिवहन में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इन जगहों पे नहीं होते हैं। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह है ऊर्जा खपत के मानदंड और मानक जो कि क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर के आधार पर व्यक्त किए गए हों, उनको ऊर्जा संरक्षण भवन कोड कहते हैं। ये इस तरह की लैंग्वेजेस, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल एक्ट में किया जाएगा, इस वजह से ये आपको जानना चाहिए। इसके बाद आता है ऊर्जा खपत मानक क्या होता है। एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स, प्रक्रिया और ऊर्जा खपत मानक के मानकों को ऊर्जा खपत मानक कहते हैं। जो नॉर्म्स हैं इसके लिए, ऊर्जा खपत मानक जो नॉर्म्स हैं उनको ऊर्जा खपत मानक कहते हैं। ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र का मतलब नामित उपभोक्ताओं को जारी किया गया कोई भी ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र है कि हमने, हाँ भाई इन्होंने जो है एनर्जी का कंजर्वेशन किया है, इस तरह से कोई एक उनको दिया जाता है। उपस्कर या उपकरण, इक्विपमेंट या अप्लायंस क्या होता है। इसका मतलब है कोई भी उपकरण या उपस्कर जो खपत करता है, जैसे एसी हो गया आपका खपत कर रहा है, संचारित करता है या ऊर्जा की आपूर्ति करता है, और इसमें कोई भी उपकरण शामिल होता है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करता है और एक वांछित काम करता है, चाहे आपका बल्ब हो, चाहे आपका गीजर हो, हीटर हो, ये सब चीजें जो हैं वो इक्विपमेंट या अप्लायंस की कैटेगरी में आएंगी।
होम अप्लायंसेस नाम आपने सुना भी होगा, डेली लाइफ में बोलते भी हैं। उसके बाद एनर्जी ऑडिट, ये क्या चीज होती है, ये नई चीज है आपके लिए। एनर्जी ऑडिट क्या होता है? ऊर्जा लाभ के सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन, निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग, और विश्लेषण यानी कि एनालिसिस सहित तकनीकी रिपोर्ट यानी कि टेक्निकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने को, जिसमें लागत लाभ विश्लेषण के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सिफारिशें भी शामिल होती हैं और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए एक कार्य योजना भी होती है, उसको हम एनर्जी ऑडिट कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि मतलब पूरा ये एनर्जी ऑडिट जो संस्था देगी तो वो बताएगी कि हाँ भाई इस तरह से इतनी इतनी खपत हुई, इतना इतना बनी, और उसके बाद इस तरह से उसको हम कम कर सकते हैं, ये योजना लागू कर दी जाए तो कम हो जाएगी एनर्जी की मतलब एनर्जी बचत होने लगेगी। तो ये सब काम जो करा जाता है इसको पूरा का पूरा हम एनर्जी ऑडिट बोलते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि ब्यूरो की एक स्थापना की गई थी, और एक नंबर में आपसे अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है वो क्या होता है, क्या फुल फॉर्म है, और कब इसकी स्थापना हुई थी, इस तरह से। तो ये देखिए, अधिनियम जो है इसी के अंतर्गत जो है वो ब्यूरो की स्थापना करी गई थी, और जो इसका फुल फॉर्म है मैं आपको बता दूं, BEE। इस तरह से आपको कई बार अप्लायंसेस के बारे में लिखा मिल जाएगा। कभी भी आप अमेजन पे या किसी साइट पे चेक करिएगा किसी अप्लायंस को, एसी वगैरह ये, तो उसमें ये करते हैं कि BEE के स्टैंडर्ड के मुताबिक, इस तरह से। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। बी से ब्यूरो, ई से एनर्जी, ई और दूसरा ई इफिशिएंसी के लिए होता है। और 1 मार्च 2002 को जो है वो इसका इसे बनाया गया था। अब मैं इसको देख लेते हैं क्या चीज है ये। अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा प्रबंधन केंद्र का विलय करके 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई है। ब्यूरो ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों में सुधार करने की नीतिगत कार्यक्रमों का आपस में तालमेल बैठाने के लिए जिम्मेदार होगा। मतलब ये इसी के अंतर्गत, इसी के तत्वावधान में जो भी ऊर्जा में सुधार करने के कार्यक्रम होंगे वो चलाए जाएंगे, उनमें तालमेल बैठाने का काम इसका होगा। फिर उसके बाद अब देखते हैं ब्यूरो की शक्तियां एवं कार्य क्या होते हैं, और उसमें जो ब्यूरो बना था उसकी शक्तियां व कार्य जो थे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पावर ऑफ फंक्शन ऑफ ब्यूरो। ब्यूरो इस अधिनियम के तहत मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढांचे में रहते हुए नामित उपभोक्ताओं, नामित एजेंसियों और अन्य एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय करेगा। मतलब ब्यूरो वही है जो आपका ये सारे काम जो ऊपर बताए गए हैं इसी अधिनियम के अंडर में एक ब्यूरो बनाया गया था, और उस वो ब्यूरो के कार्य क्या हैं, शक्तियां क्या दी गई हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं हम। ब्यूरो ऐसी शक्तियों का उपयोग कर सकता है जिन्हें इस अधिनियम के तहत या विशेष रूप से शामिल किया गया है। इन शक्तियों में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, तो देखिए, धारा 14A के तहत अधिसूचित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और ऊर्जा खपत मानकों के लिए केंद्र सरकार को मानदंडों को सिफारिश करना, जैसे कि ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना है। कि मतलब इस तरह का जो जो कर लेगा फैक्ट्री या उद्योग, उसको हम ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी करेंगे। धारा 14 के खंड डी के तहत उपकरणों पर लेबल का प्रदर्शन करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना कि हाँ भाई इसके ऊपर कुछ स्टार रेटिंग या इस तरह से, जैसे आपने देखा होगा 2 स्टार 3 स्टार अप्लायंस होते हैं, इस तरह की लेबलिंग वगैरह करने के लिए जो है वो राज्य सरकार को कह सकते हैं। धारा 14 के खंड सी के तहत नामित उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा के किसी भी उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं के वर्ग को सूचित करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना, ये भी इसमें शक्ति दी गई है। धारा 14 के खंड पी के तहत ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के लिए दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाना, ये भी इसके काम है। फिर उसके बाद ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने और सूचना का प्रसार करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करना। इसके लिए आप टीवी पे ऐड चला सकते हैं, अखबारों में ऐड दे सकते हैं, काफी कुछ किया जा सकता है। ऊर्जा और इसके संरक्षण के कुशल उपयोग के लिए तकनीक में कमियों और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और आयोजन करना। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को मजबूत करना। फिर उसके बाद है ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना,
ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के नवीन वित्त पोषण को बढ़ावा देना। जो इस तरह की परियोजनाएं चल रही हैं, ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं, उनको जो है वित्त पोषण मतलब कुछ सब्सिडी वगैरह इस तरह की दी जाए कि लोग उसको खरीद सकें आसानी से। जैसे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो इमरजेंसी लाइट वगैरह या सोलर पैनल से चलने वाला इंस्ट्रूमेंट, रेडियो वगैरह, इनके लिए जो है वो सब्सिडी दी जाती थी पहले। ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता देना, कि फाइनेंशियल हेल्प करेंगे ताकि वो इस तरह की चीज़ों का, जैसे आपने देखा होगा कई पॉलिटेक्निक्स भी ऐसे हैं, कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर अपना पूरा सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है। 25-25 केवी के, 22-22 केवी के ये प्लांट लगे हुए हैं। तो इससे फिर उनको बिजली के कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो इसके लिए फाइनेंशियल हेल्प वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब काम भी हैं इसके। उसके बाद है निर्दिष्ट नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों की एक सूची बनाना। एनर्जी ऑडिट करने वाले जो लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाना। नियम, समय और अंतराल को निर्दिष्ट करना जिसके अधीन ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित करी जाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम को लागू करना। मतलब अगर जैसे मान लिया सपोज करिए सब जापान में कोई ऐसी टेक्निक है जिससे कि एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है, तो फिर जापान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उस कंपनी के साथ उसके साइंटिस्ट लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा और उनसे फिर जो है वो ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। ये सब चीज़ें जो है वो करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसी के अंदर आते हैं हम, केंद्र सरकार की शक्तियां जो ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण को लागू करने और सुगम बनाने में मदद करती है। तो पहले केंद्र सरकार ब्यूरो के परामर्श से निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी कर सकता है। पहला है किसी भी उपकरणों के लिए प्रक्रियाओं और ऊर्जा खपत मानकों जो ऊर्जा खपत, उत्पादन, प्रसारण या आपूर्ति करता है उन सभी के लिए मानदंडों को निर्दिष्ट करना। मतलब अगर मान लिया सपोज करिए लगता है इसको आयोग को, मतलब ब्यूरो को, कि कुछ ऐसा कुछ बनाना चाहिए हमें मानदंड कि हाँ भाई इस तरह के अप्लायंस होने चाहिए कि जिनमें इतने इतने खर्च होना चाहिए मिनिमम, या मतलब इससे ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो वो मार्केट में नहीं आने चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट जो है इनके लिए नियम बना सकती है। इस नियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार उपकरण या उपकरणों के वर्ग को निर्दिष्ट करना कि ये फलाना इंस्ट्रूमेंट इस कैटेगरी में आएगा, फलाना इंस्ट्रूमेंट इस कैटेगरी में आएगा। वे उपकरण जो ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप नहीं होते हैं उनके निर्माण या बिक्री या खरीद या आयात पर प्रतिबंध लगाना। मतलब हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं कि हाँ भाई इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं खर्च करनी चाहिए, और कोई अप्लायंस ऐसा है पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, पुराना चला आ रहा है और वो ज़्यादा खपत कर रहा है ऊर्जा की, तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो रोक, मतलब बिक्री उसकी रोक सकते हैं अगर सरकार, या फिर खरीद रोक सकती है, या आयात अगर बाहर से हो रहा है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। उपकरणों पर लेबल लगाकर विवरणों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन एवं नियमों को निर्दिष्ट करना। मतलब को किसी इंस्ट्रूमेंट पे, जैसे एसी है, उसने स्टार रेटिंग नहीं लगाई है अपने अप्लायंसेस पे, तो उसकी शिकायत की जा सकती है ना, उसको इंडिकेट किया जा सकता है कि आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। ऊर्जा की मात्रा एवं उसकी तीव्रता के मद्देनजर कुशल ऊर्जा उपकरणों को खरीदने के लिए आवश्यक निवेश की मात्रा को निर्दिष्ट करना, कि अगर मान लिया कोई ऐसे एनर्जी उपकरण हैं जिनके जिनके खरीदने से, जिनका यूज करने से जो है वो ऊर्जा में बचत हो सकती है, तो उस केस में उनको जो है वो सरकार खरीद सकती है। निर्दिष्ट ऊर्जा के गहन उद्योगों की सूची में परिवर्तन करना, कि जिनमें ऊर्जा ज़्यादा जिन उद्योगों में खर्च हो रही है उनके ऊपर नज़र रखने के लिए उनकी अगर कोई लिस्ट बनानी है तो उसमें भी ये काम ये कर सकती है सरकार। निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत मापदंड और मानक स्थापित और निर्धारित करना। खपत की मात्रा या ऊर्जा खपत के मापदंड और मानकों के अनुसार समय समय के अंतराल पर ऊर्जा गहन उद्योगों को ऊर्जा ऑडिट करने के लिए निर्दिष्ट करना। मतलब कि जो ये इंडस्ट्रीज हैं वो अपना ऊर्जा ऑडिट कराएं कि हाँ भाई कितना एनर्जी इन्होंने यूज़ करी और कितना जो है वो वेस्ट किया, कितना प्रदूषण फैलाया, क्या किया, ये सारी इनकी जो है वो जानकारी जो है वो सबके सामने आए। इसके लिए जो है वो इनको ऑडिट कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद है ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक द्वारा संचालित ऊर्जा ऑडिट कराने के लिए निर्देश देना।
मतलब मान्यता ऊर्जा लेखा परीक्षक, जैसे मान लिया ऑडिटर आपके वैसे होते हैं, जैसे सीए होते हैं तो वो तो आपके अकाउंट का मतलब देखभाल करते हैं। ऐसे ही किसी बिल्डिंग, किसी फैक्ट्री है या किसी इंडस्ट्री है, उसमें ऊर्जा का जो लेखा जोखा करने के लिए किसी मतलब परीक्षक द्वारा जो है वो ये निर्देश दे सकते हैं कि हाँ भाई, आप उद्योग से कहा जा सकता है कि आप लोग इस फलाने जो ऑडिटर है इससे आप ऑडिट करा के दें हमें। निरीक्षक के प्रायोजनों के लिए शामिल किए जाने वाले मामलों को निर्दिष्ट देना। ऊर्जा प्रबंधकों के लिए क्लॉज के अंतर्गत नामित या नियुक्त होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना कि कौन कौन जो है वो आपका जो है वो एनर्जी मैनेजमेंट के काबिल है, करने के काबिल है, उसके लिए क्या न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। प्रत्येक नामित उपभोक्ता को ऊर्जा खपत मानदंडों और मानकों का पालन करने के लिए निर्देशित करना। बिल्कुल, जो भी कंज्यूमर है, एनर्जी को खर्च कर रहा है, उसको कहा जा सकता है कि आप ये मानक, ये स्टैंडर्ड्स इनको फॉलो करें। इसके लिए टाइम टाइम पर उद्योगों की चेकिंग भी करी जाती है। ये चेकिंग कराना सबको ज़रूरी होता है। अब लेकिन बात वही है ना कि कंपनी जो है वो इन चीज़ों पे पैसा खर्च करे या ना करे, ये उसकी मर्जी पे है। अब कोई आएगा ऑडिट करने, अब वो भी देखेगा नहीं देखेगा। और आजकल इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि सब काम ऐसे ही चलता रहता है। तो वो खैर अलग अलग मैटर है। मतलब जो सोच है अधिनियम की वो अच्छी है। भवन या भवन परिसर में ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड लिखना। ये ज़्यादा डिटेल में तो है नहीं हमारे पास, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड लिखना। मतलब यहाँ पर यह है कि बिल्डिंग पर कुछ लिखा जा सकता है इस तरह कोडिंग के फॉर्म में कि हाँ भाई इस तरह से यह यहाँ पे उस कुशल उपयोग होगा। किसी भी नामित उपभोक्ता को निर्देशित करना जो खंड के तहत निर्धारित ऊर्जा खपत मानदंडों और मानकों को पूर्ण नहीं करता है। मतलब अगर कोई स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको ये निर्देश दिया जा सकता है कि आप जो है वो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप इसको तुरंत लागू करें। उसके बाद है केंद्र सरकार नामित उपभोक्ता को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी कर सकती है जिसकी ऊर्जा खपत निर्धारित मानदंडों और मानकों से कम है, जो प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की जा सकती है। तो ऊर्जा खपत अगर मानक से कम है, यानी कि अच्छा काम कर रहा है, भाई सरकार कह रही है आप जो है वो महीने भर में 200 जूल खर्च करें एनर्जी, और वो 180 जूल में ही काम चला दे रहा है, तो बिल्कुल अच्छी बात है ये। तो ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र मतलब एक रिवार्ड टाइप का हो गया, एक उसके लिए मतलब एक तरह से प्रशस्ति पत्र टाइप का हो गया कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये चीज़ भी करी जा सकती है। क्षेत्रीय और स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप ऊर्जा संरक्षण भवन कोड में संशोधन करना। मान लिया सपोज करिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बिल्डिंग पे लिख दिया कि भाई आप ऐसा ऐसा खर्च करोगे, ऐसे इस तरह से करोगे। अब जाड़े आ गए, जाड़े में मान लिया खपत बढ़ गई। जैसे मान लिया सपोज गर्मियाँ आती हैं तो एसी चलने लगता है तो उससे खपत बढ़ जाती है। फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर में कम हो जाती है, नवंबर दिसंबर में फिर गीज़र और हीटर चलने लगते हैं तो फिर खपत बढ़ जाती है। तो इस तरह से उसके हिसाब से ये चेंजेस भी करे जा सकते हैं। अब ये तो हो गई केंद्र सरकार की शक्तियां। अब आता है, आगे बढ़ते हैं, राज्य सरकार की शक्तियां जो ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसका संरक्षण को लागू करने और सुगम बनाने में मदद करती हैं। तो राज्य सरकार जो है वो ब्यूरो के परामर्श से कौन कौन सी अधिसूचनाएं जारी कर सकता है। तो पहला देखिए, भवन परिसर के प्रत्येक मालिक को ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के प्रावधानों का पालन करने के लिए निर्देश करना। ये काम वो भी कर सकता है, ये भी कर सकता है खुद। खपत की मात्रा या ऊर्जा खपत के मापदंड और मानकों के अनुसार समय समय के अंतराल पर ऊर्जा उपभोक्ताओं को ऊर्जा ऑडिट को निर्देशित करना। ये चीज केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है। इसके बाद है, राज्य के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों का समन्वय, विनिमय और प्रवर्तन करने के लिए किसी एजेंसी को नामित करना। ये काम भी ठीक बिल्कुल ये भी हो चुका है पहले। ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने और सूचना का प्रसार करने के लिए आवश्यक उपाय करना। ऊर्जा और इसके संरक्षण के कुशल उपयोग के लिए तकनीक में कर्मियों और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और आयोजित करना। कर्मियों और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के मतलब ऊर्जा संरक्षण हो पाए इसके लिए तकनीक में मान लिया सपोज करिए कमी क्या है और उसके लिए क्या प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए, ये चीज़ें डिसाइड कर सकती है। ऊर्जा के कुशल उपकरणों या उपकरणों के उपयोग के लिए अधिमान्य उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाना कि हाँ भाई इसमें एनर्जी बचत हो रही है, इसको सब लोग खरीदें। उसके बाद है निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए शामिल किए जाने वाले मामलों को निर्देशित करना। क्षेत्रीय और स्थानीय जलवायु परिस्थितियों और उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण
भवन कोड में संशोधन कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार भी कर सकती है, ये भी कर सकते हैं। तथा इमारतों में ऊर्जा के उपयोग के संबंध में ऊर्जा संरक्षण भवन कोड निर्दिष्ट और सूचित कर सकते हैं। ये दोनों चीजें केंद्र सरकार भी कर सकती है। इसके बाद आता है राज्य सरकार द्वारा कोष की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फंड बाय स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार राज्य के भीतर ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और इसके संरक्षण के उद्देश्यों के लिए राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि नामक एक कोष का गठन करेगी। ऊर्जा संरक्षण निधि कोष में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी अनुदान ऋण की धनराशि जमा की जाएगी। ऊर्जा संरक्षण निधि कोष में से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए खर्चों का वहन किया जाएगा। जो भी काम इसके लिए किए जा रहे हैं उसमें इसी में से खर्चे किए जाएंगे। ऊर्जा संरक्षण निधि कोष को किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत चलाया जाएगा। तो ये जो है वो एक कोष की स्थापना करी जाएगी। अब इसमें पावर इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण की शक्ति क्या है। नामित एजेंसी इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 5 साल की समाप्ति के बाद ऊर्जा निरीक्षण का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई निरीक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकती है। फिर उसके बाद है इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन एक निरीक्षण अधिकारी के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी। क्या शक्तियां होंगी? निर्दिष्ट उपकरणों या उपस्करणों या किसी भी ऑपरेशन का निरीक्षण करना, मतलब इंस्पेक्शन कर सकता है कि हाँ भाई ये चीज़ वास्तव में हो रही है फैक्ट्री के अंदर या नहीं हो रही है, ऊर्जा संरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। निर्दिष्ट उपभोक्ता के स्थान पर जहां पर किसी भी तरह के ऊर्जा का उपयोग किया जाता है प्रवेश करना और उस स्थान के मालिक, कर्मचारी, निदेशक, प्रबंधक या सचिव या किसी अन्य व्यक्ति से कोई भी मतलब इंक्वायरी करना या कोई भी जवाब लेना, ये सब चीज़ें उनसे करी जा सकती हैं। किसी भी उपस्कर या उपकरण के निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा देना। ऊर्जा की खपत के मानदंडों और मानकों का पता लगाने के लिए कोई भी उत्पादन प्रक्रिया बताना। जांच या सत्यापित उपस्कर या उपकरण के स्टॉक की एक सूची बनवाना। निरीक्षण अधिकारी नामित उपभोक्ता के किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है, मतलब चेक करने के लिए कहीं भी जा सकता है जहां ऊर्जा की मदद से कोई गतिविधि की जा रही है तथा जहां पर उत्पादन या व्यवसाय से जुड़े आचरण के लिए किसी भी उपस्कर या उपकरण को रखा गया है। मतलब फैक्ट्री या इंडस्ट्री में ऐसा नहीं कह सकता कोई कि आप यहाँ मत जाएं वहां मत जाएं। अगर उसे लगता है कि एनर्जी का यूज हो रहा है तो वो वहां पर छापा मार सकता है। इसके बाद आता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति। ये शक्ति होना चाहिए यहाँ पे। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू इश्यू डायरेक्शंस। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपनी शक्तियों के अपने कार्यों के प्रदर्शन के लिए ऊर्जा और इसके संरक्षण के कुशल उपयोग के लिए निम्नलिखित रूप में निर्देश जारी कर सकता है। व्यक्ति, अधिकारी, प्राधिकरण या कोई भी नामित उपभोक्ता इन निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। वाह यानी बाध्य होना चाहिए यहाँ पे। अब स्पष्टीकरण क्या है? संदेह से बचने के लिए यह एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि इस धारा के तहत निर्देश जारी करने में निम्नलिखित शक्ति भी शामिल है। किसी भी उद्योग या इमारत परिसर में प्रक्रिया और ऊर्जा खपत मानकों के लिए मानदंडों का विनियमन या उपस्कर और उपकरणों के लिए ऊर्जा खपत मानकों का विनियमन। तो ये चीजें जो हैं वो ये निम्नलिखित शक्ति भी शामिल है। कहीं कोई ये समझ ले कि ऐसा नहीं कर सकते, ये चीजें भी करी जा सकती हैं। दंड और अनुकूलन। तो अब देखिए जब तक किसी अधिनियम में वो नहीं होगा, जैसे कहते हैं ना शेर के मुंह में दांत नहीं है तो फिर वो क्या कर पाएगा, उससे कोई नहीं डरेगा। ऐसे ही जब तक अधिनियम में दंड का प्रावधान नहीं होगा, पेनल्टी नहीं लगाने की प्रोविजन होगा, तब तक कोई उससे डरेगा नहीं। तो इसके लिए क्या है, अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध के लिए दंड मौद्रिक होगा। मतलब कहने का यह है पेनल्टी पड़ेगी, मतलब पैसे जमा करने होंगे, ठीक है ना। मतलब अपराध वैसा नहीं होगा कि आपको जेल में डाल दिया जाए या कुछ ऐसा करा जाए। उदाहरण के लिए प्रत्येक अपराध पर 10 लाख रुपए का दंड और गैर अनुपालन के लिए प्रत्येक दिन पर 10,000 रुपए का दंड। मतलब 10 लाख रुपए का दंड लगा और नहीं जमा किया उसे 2 दिन तक, तो 10-20 रुपए और देने पड़ेंगे। उसके बाद स्थगित करने की शक्ति राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास निहित होगी। मतलब अगर कुछ दिन के लिए वो रोकना चाहे इसको कि हाँ भाई चलो 1 महीने बाद दे देना, अभी पैसे नहीं है तुम्हारे पास,
तो वो शक्ति जो है राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास होगी, जो लगाए गए जुर्माने के संबंध में जांच करने के लिए अपने किसी भी सदस्य को एक जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है। अब राज्य की नामित एजेंसियां, स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य सरकारों को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के परामर्श से, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, इसको आप ध्यान रखिएगा, यही ब्यूरो की बात हो रही थी जिसे हम बीईई कहते हैं, के परामर्श से नामित एजेंसियों को चुनने का अधिकार दिया गया है। नामित एजेंसियों के पास राज्य के भीतर अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी होगी। इनका काम क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जागरूकता फैलाना, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक पहल करना, बीईई और ऊर्जा उद्योग नियोजन नियामकों, उपभोक्ता मामलों, नगर निगम आदि के साथ काम करने वाले राज्य सरकारों विभागों के साथ संपर्क और समन्वय करना, भारतीय कर्मचारियों की क्षमता निर्माण बढ़ाना, उपभोक्ताओं, औद्योगिक और वाणिज्यिक के लिए ऊर्जा संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम करना। तो ये चीजें देखिए, ये थी अधिनियम के मुख्य पार्ट्स थे। अधिनियम क्यों बनाया गया, अधिनियम के क्या फायदे हैं, क्या शक्तियां हैं, क्या काम इसको करने चाहिए, क्या दंड दे सकता है, कैसे ये दंड में शिथिलता दे सकता है, कैसे जांच करेगा, ऊर्जा परीक्षक कैसे नियुक्त होंगे, क्या उनके अधिकार होंगे, क्या उनके कर्तव्य होंगे, क्या उनके कार्य होंगे, सब चीजें हमने इसके अंदर समावेश करा है और अपनी तरफ से हमने सारी हेडिंग्स लेने की कोशिश करी है। जब भी ये पेपर में आए तो आप हेडिंग्स सारी डालिएगा, अंदर के कंटेंट्स भले ही आप थोड़ा सा कम कर दें, वो अलग चीज़ है, लेकिन हेडिंग ज़रूर डालें, क्योंकि जब कॉपी चेक होती है तो वो सारी हेडिंग्स अंदर सर्च करी जाती हैं कि वो अगर हेडिंग के अंदर में होगा तो पता लग जाएगा देखते ही कि हाँ भाई स्टूडेंट को जो है वो नॉलेज है। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई सुधार की गुंजाइश हो तो उसको भी बताइएगा हमें। थ्योरेटिकल आर्टिकल है तो इसलिए देखिए थोड़ा सा लेंदी तो रहता है, लेकिन आप 100% तैयार करेंगे तभी आप जो है वो 60% आप एग्जाम के लिए याद रख पाएंगे। तो ये लेक्चर सुन करके आप जो है दिमाग में एक वो बनाइए इमेज कि हाँ भाई कोई एजेंसी है जो ऊर्जा संरक्षण के काम को करवाती है, उसके लिए बनाई गई है और उसके लिए अधिनियम बनाया गया है। उसी में फिर ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी यानी कि बीईई बनाया गया और उसने क्या क्या करने हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार क्या क्या कर सकती है, सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर करें और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एनर्जी में ये स्टडी मटेरियल के साथ साथ लेटेस्ट न्यूज़ और कैरियर गाइडेंस वाली फैसिलिटीज़ भी जो है आपको उपलब्ध कराई जाती हैं, तो जो कि आपके जब तक पढ़ रहे हैं तब भी काम आएंगी और आने वाले भविष्य में आपको हमेशा काम आती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।